आज जो स्थिति है देश की, अगर आप किसी से बाहर जाकर के कहें कि भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, तो ये बात किसी तथ्य से कम एक मजाक और व्यंग ज़्यादा लगता है। इन्होंने तिरंगे के बारे में कहा क्या था? सावरकर ने कहा था, हिंदू किसी भी कीमत पर वफादारी के साथ अखिल हिंदू ध्वज यानी भगवा ध्वज के सिवा किसी और ध्वज को सलाम नहीं कर सकते। ये सावरकर ने बात कही है। गोलवलकर, भारत का झंडा एक ही रंग का है और भगवा होना चाहिए। वो बेचारे की वहां से लेकर यहाँ तक देखे तो उन्होंने तिरंगे का सम्मान कभी नहीं किया है। और अगर आज वो खुलकर के बोल दे रहे हैं ऐसा, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। किसी भी देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक होता है, वो राष्ट्रीय प्रतीक आप बदल नहीं सकते। उस राष्ट्रीय प्रतीक के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, मानक तय किए गए हैं तिरंगे के लिए। उनमें कोई छेड़छाड़ ना हो, कि अपमान ना हो बेसिकली तिरंगे का। जैसे मान लीजिए कि तिरंगा आयताकार होना चाहिए, उसका अनुपात तय है, ठीक है। 3 रंगों की पट्टी होनी चाहिए, वो समान अनुपात में होनी चाहिए। अगर किसी को भी हम बनाने की छूट दे देंगे तो कोई 1:3 में बनाएगा, कोई 1:4 में बनाएगा। जो अशोक चक्र है वो नियम ये कहता है कि बीच में होना चाहिए सफेद पट्टी के। लेकिन अब आप इस अशोक चक्र को देखिए, ये अशोक चक्र कहाँ है? और ये तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। अगर आप इसी तरीके से देखें तो सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारी शिकायतें सरकार को टैग की हुई ट्वीट्स मिल जाएंगे, जिसमें वो लोग बता रहे हैं कि तिरंगे तो आधे आधे हैं, किसी में सिर्फ भगवा और सफेद पट्टी है, बीच में अशोक चक्र है और हरा रंग है ही नहीं। तो साफ संदेश इससे ये जाता है कि आपने किया यह है कि आप वो चीज़ जो अभी तक मार्केट के हिस्से में नहीं थी, जिसे बाजार का नियंत्रण नहीं था, वो सीमित जगहों पर बनता था, उससे मुनाफा नहीं कमाया जाता था। अब सरकार ने बाजार उसके लिए खोल दिया। अब उसके लिए बाजार खुल गया है कि उससे कोई भी बनाए, मुनाफा कमाए। अब आपकी लागत आ रही है 7 रुपए की एक तिरंगा बनाने की, आप मार्केट में उसको 10 रुपए का बेच रहे हैं। अडानी जब थोक में बनाएगा, बल्क में बनाएगा, उसके पास तो कैपेसिटी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो एक साथ में करोड़ों बनाएगा। अगर आप 10 रुपए का बेच रहे हैं, वो 6 रुपए का बेचेगा। सीधा सीधा फायदा है किसको? और जैसा मैंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पॉलिस्टर में आज भी टॉप 7 में है और सरकार ने छूट दे दी है, तो तिरंगा कौन बनाएगा? अमन, अपने बारे में आप बताइए हमें कि आपकी जो स्टडी है वो कहाँ पे चल रही है। जैसे आपने बताया कि ड्यू से आपकी स्टडी चल रही है, तो थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइए ज़रा। मेरा नाम अमन है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन इस बार कंप्लीट हो गया है। अभी आगे की स्टडीज़ के लिए मास्टर्स के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है। मास्टर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। हिंदी से मेरी पढ़ाई हुई है और पढ़ने के साथ साथ जो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उस पर हम लोग लगातार लिखते पढ़ते रहने वाले लोग हैं। डीयू के अंदर जो भी छात्र आंदोलन हुए उसमें हम लोगों ने भागीदारी की और अच्छी जो भी हम लोग कर सकते थे, वो चाहे सफाई कर्मचारियों का आंदोलन रहा हो, चाहे डीयू में टीचर्स की स्ट्राइक रही हो, और चाहे स्टूडेंट्स की फ़ी हाइक का मामला रहा हो, हमने तमाम सारी चीज़ों पे जो भी समसामयिक मुद्दे थे डीयू के अंदर भी और बाहर भी देश के, CA/NRC जैसे कानून सरकार लेकर के आई थी, कृषि कानून सरकार लेकर के आई थी, संशोधन किए थे जिन 3 कानूनों में, उनके खिलाफ जो आंदोलन रहे हो उन सब में हमारी भागीदारी रही है। एक्टिव रहे मतलब इस तरह के आंदोलनों में आप। चलिए, खासकर जब आप दिल्ली में ही रहते हैं, स्टडी आपकी वहीं से हो रही है, तो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पे तो आप अपडेट रहते ही हमेशा। अच्छा अमन, जो आज एक मुद्दा जो सबसे अधिक चल रहा है, सरकार ने कहा कि भाई घर घर तिरंगा। अब से 1 दिन के बाद जो है आज़ादी का जो 75वां जो है स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया जाएगा। उसको लेकर के सरकार कह रही है कि भाई हर घर तिरंगा भेजना हमारा लक्ष्य है, और वो इसमें काम कर भी रहे हैं। कई तरह के वीडियोज़ भी सामने आ रहे हैं उसको लेकर के, कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं। और वहीं कुछ ऐसे एक विशेष धर्मगुरु हैं जो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि भाई इस तिरंगे का जो है बहिष्कार करो। तो आप इन सब चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आज जो स्थिति है देश की, अगर आप किसी से बाहर जाकर के कहें कि भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, तो ये बात किसी तथ्य से कम एक मजाक और व्यंग ज़्यादा लगता है। जब आप अपने आसपास देखते हैं कि भाई स्थिति क्या है, आज देश में 2 तबके हैं, जिसमें से एक तबका तो ऐसा है कि जो अपना जीवन चलाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, बमुश्किल उसका जीवन चल रहा है, और एक तबका है जो उस दौर में जब सब कुछ बंद था, हम लोगों ने देखा 2021 का दौर, जब सब कुछ बंद था और कोविड के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था, उस दौरान भी उसकी संपत्ति कई गुना बढ़ी। 2 ऐसे तबके हैं। तो अगर आप दोनों से पूछें भाई कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, तुम्हें कैसा लग रहा है, तो एक बेसिक चीज हमें समझ में आएगी, दिखाई देगी कि जिसके जीवन के ऊपर आज प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है ना, वो जाहिर तौर पर ये नहीं समझ पाया कि भाई कौन सी आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं। ये बात
तथ्य सरकार पेश कर देगी कि देखिए हमने ये किया, लेकिन सही मायने में आज महंगाई, बेरोजगारी जिस चरम सीमा पर है, ये बहुत बड़ा व्यंग है देश के लोगों के साथ कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। दूसरी चीज जो घर घर तिरंगे की बात है, पहली बात तो बड़ा ये अजीब बात है कि जिन लोगों ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, जिस विचारधारा ने, और सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर। जब देश ने तिरंगे को स्वीकार किया तब ऑर्गेनाइजर में बकायदा संपादकीय लिखा गया और उसमें 3 रंग के कारण कि इसमें 3 रंग हैं, इस वजह से हम इस ध्वज को, जिसको हम राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार करने जा रहे हैं, उसको कोट एंड कोट अशुभ बताया गया। ये वो विचारधारा है जो आज कह रहे हैं कि हम घर घर तिरंगा लगाएंगे। और मैं 3 कोट्स मैंने निकाल के रखे हैं कि जो राइट विंग, ये जो बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजिकल के जो आइडियोलॉग थे, इन्होंने तिरंगे के बारे में कहा क्या था। सावरकर ने कहा था, हिंदू किसी भी कीमत पर वफादारी के साथ अखिल हिंदू ध्वज यानी भगवा ध्वज के सिवा किसी और ध्वज को सलाम नहीं कर सकते। ये सावरकर ने बात कही है। गोलवलकर, भारत का झंडा एक ही रंग का है और भगवा होना चाहिए। 3 का शब्द तो आप अपने आप में ही अशुभ है और 3 रंगों का ध्वज निश्चय ही बहुत बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा और देश के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। मैं दोनों का ही पढ़ रहा हूं। इस तरीके से बहुत सारे इनके आइडियोलॉग हैं जिन्होंने कदम कदम पर बार बार ये कहा है कि भाई हम इसको नहीं स्वीकार कर सकते। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों का इतना प्रेम उमड़ा तिरंगे के लिए। ये एक चीज थी। दूसरी चीज ये कि जब ये अभियान बताया गया कि अभियान आएगा, ये ऐसा नहीं कि अचानक सरकार ने अभियान ला दिया, इससे पहले पूरी तैयारी हुई थी। जुलाई में सरकार ने ये छूट दे दी कि अब हम जो विदेशी पॉलिस्टर है उस पर भी तिरंगा बनवाया जा सकता है। इससे पहले ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले, आज की तारीख में भी, पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो नंबर 1 पे थी पॉलिस्टर मेकिंग में, आज भी वर्ल्ड में टॉप 7 पर है। तो सवाल ये है कि वो चीज जिसको ऐसा माना गया था कि तिरंगा देश को भावनात्मक रूप से जोड़ के रखेगा, आपने उस तिरंगे के जो नियम थे उनमें भी बदलाव कर करके पूंजीपति वर्ग के लिए वहां से भी मुनाफा कमाने के लिए आपने एक खुला रास्ता उन लोगों को दे दिया। तो ये दिखाता है कि आपका कोई भावनात्मक जुड़ाव तिरंगे से नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को मुनाफा इससे कैसे हो उस पर जोर है उन लोग का। और जो एक सवाल ये था कि बहिष्कार करने वाली बात आपने बताया कि कई धर्मगुरु हैं वो बहिष्कार करने का ऐलान कर रहे हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। जैसा मैंने अभी सावरकर और गोलवलकर का बयान पढ़ा, ये वही जो विचार की है, वो विचार की वहां से लेके यहां तक देखें तो उन्होंने तिरंगे का सम्मान कभी नहीं किया है। और अगर आज वो खुलकर के बोल दे रहे हैं ऐसा, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ना तो वो तिरंगे का सम्मान करते हैं, ना वो तिरंगे से कोई भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं। उनका एजेंडा जो क्लियर कट है कि हम लोगों को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना भी कैसी होगी? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना भी ऐसी होगी जो कहते हैं कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है, यानी कि प्राचीन इतिहास वो जिसमें सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा थी, जिसमें जातिवाद बहुत ज्यादा था, जिसमें पढ़ने लिखने का अधिकार सबको नहीं था, ये वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। और आज की हम स्थिति देखें तो आज जो हिंदू राष्ट्र आएगा वो कैसा हिंदू राष्ट्र आएगा? क्योंकि आरएसएस के अगर आप किसी प्रचारक से बात करो तो वो विदेशी शिक्षा को बड़ी गाली देता मिलेगा आपको। वो कहेगा कि ना भारत को बर्बाद किया है विदेशी शिक्षा ने। लेकिन आज जब आरएसएस समर्थित भाजपा की सरकार केंद्र में है तो लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेके आए, उसमें बकायदा उन्होंने एक क्लॉज रखा कि हम लोग फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको भारत में खोलने का अवसर देंगे। तो ये जो हिंदू राष्ट्र होगा, ये हिंदू राष्ट्र उस प्राचीन हिंदू राष्ट्र वाला हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। यहां पर पूंजीपति वर्ग की एकाधिकारी खुली छूट होगी, जहां पर एक तबके के पास ना पढ़ने का अधिकार होगा, ना उसका जीवन किसी स्तर पे होगा, और दूसरी तरफ एक जो तबका है उसके पास अकूत संपत्ति होगी, उसके पास सारे अधिकार होंगे और वो दूसरे तबके पर शासन करेगा। तो ये पूरी आइडियोलॉजी इनकी है। अगर हम ये माने, अगर हम तिरंगे वाली चीज से इसको बाइफरकेट करना चाहें कि तिरंगे के सम्मान से ये चीज तय होगी या नहीं, तो मुझे लगता है नहीं हो सकती। ये इनकी आइडियोलॉजी थी और ये अपनी आइडियोलॉजी पर बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, सरकार पर आरोप ये भी लग रहे हैं, कई सारे वीडियो भी आए हैं कि जो है कहीं ना कहीं तिरंगे से भी सरकार ने एक बहुत बड़ा व्यापार कर लिया है। हाँ, ये बात सही है। जब मैंने कहा कि पहले पॉलिस्टर पर नहीं बन सकता था, अब खुलेआम बन रहा है।
तिरंगा किसी भी देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक होता है, वो राष्ट्रीय प्रतीक आप बदल नहीं सकते। उस राष्ट्रीय प्रतीक के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, जैसे राष्ट्रध्वज के नियम है। पहले ये था और इसके पीछे लॉजिक ये था कि आप खादी और मतलब जो कपड़े उसमें तय हैं, मतलब पॉलिस्टर वगैरह, जो मशीन मेड चीजें नहीं होनी चाहिए तिरंगे के लिए। उसकी वजह ये थी ताकि सीमित जगहों पर ये बने और जो मानक सरकार ने जो मानक तय किए गए हैं तिरंगे के लिए, उनमें कोई छेड़छाड़ ना हो, ये अपमान ना हो बेसिकली तिरंगे का। जैसे मान लीजिए कि तिरंगा आयताकार होना चाहिए, उसका अनुपात तय है, ठीक है। 3 रंगों की पट्टी होनी चाहिए, वो समान अनुपात में होनी चाहिए। अगर किसी को भी हम बनाने की छूट दे देंगे तो कोई 1:3 में बनाया, कोई 1:4 में बनाएगा, तो ना तो अनुपात उसमें फॉलो होगा, ना जो नियम और उन सबका उल्लंघन होगा नियमों का। बेसिक बात ये थी। अब जब सरकार ने ये छूट दे दी है तो आप मार्केट में जाइए और उन तिरंगों को देखिए जो अब मार्केट में आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये तिरंगा एक छोटा हुआ लगा हुआ है, अगर आप इसको देखें तो आप पाएंगे कि जो अशोक चक्र है वो नियम ये कहता है कि बीच में होना चाहिए सफेद पट्टी के, लेकिन अब आप इस अशोक चक्र को देखिए, ये अशोक चक्र कहाँ है? और ये तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। अगर आप इसी तरीके से देखें तो सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारी शिकायतें सरकार को टैग की हुई ट्वीट्स मिल जाएंगे जिसमें वो लोग बता रहे हैं कि तिरंगे तो आधे आधे हैं, किसी में सिर्फ भगवा और सफेद पट्टी है, बीच में अशोक चक्र है और हरा रंग है ही नहीं। और अब सवाल ये है कि सरकार ने ये जल्दबाजी में किया क्यों है? जुलाई में ये आया और अगस्त में इनको ये कार्यक्रम करना था। तो साफ संदेश इससे ये जाता है कि आपने किया ये है कि आप वो चीज जो अभी तक मार्केट के हिस्से में नहीं थी, जिससे बाजार का नियंत्रण नहीं था, वो सीमित जगहों पर बनता था, उससे मुनाफा नहीं कमाया जाता था, अब सरकार ने बाजार उसके लिए खोल दिया। अब उसके लिए बाजार खुल गया है कि उसे कोई भी बना मुनाफा कमाए। और सोचने वाली बात यह है ना कि मुनाफा कौन कमा सकता है। मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री लगा लें, छोटा सा उद्योग लगा लें, आपसे एक बड़ा व्यापारी है वो थोड़ा बड़ा लगा ले, एक अडानी अंबानी है वो थोड़ा और बड़ा लगा ले। अब आपकी लागत आ रही है 7 रुपए की एक तिरंगा बनाने की, आप मार्केट में उसको 10 रुपए का बेच रहे हैं। अडानी जब थोक में बनाएगा, बल्क में बनाएगा, उसके पास तो कैपेसिटी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो एक साथ में करोड़ों बनाएगा। अगर आप 10 रुपए का बेच रहे हैं, वो 6 रुपए का बेचेगा। सीधा सीधा फायदा है किसको? और जैसा मैंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पॉलिस्टर में आज भी टॉप 7 में है और सरकार ने छूट दे दी है, तो तिरंगा कौन बनाएगा? तो स्वतः समझ में आ जाने वाली बात है कि बेसिकली बाजार के लिए ये सरकार 2014 में जब से आई है, इस सरकार की नीति कमोबेश यही है कि सारी चीजों को बाजार के लिए कैसे खोला जाए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2 हफ्ते पहले अशोका यूनिवर्सिटी ने अपनी जो अब ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है, इस सेशन से 4 साल के ग्रेजुएशन की फीस उन्होंने जारी करी है। ग्रेजुएशन मतलब बीए बीएससी, जिन लोगों को ग्रेजुएशन से नहीं समझ आता, बीए बीएससी से आराम से समझ में आ जाएगा कि 12वीं के बाद जो 3 या 4 साल का कोर्स हम लोग करते थे एकेडमिक में, उसको बीए बीएससी इस तरह के कोर्स बोलते थे। 4 साल का अशोका यूनिवर्सिटी में बीए का खर्च है 44,70,000 रुपए। इसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी फीस शामिल है, फीस हुआ, हॉस्टल चार्ज हुआ, 44,70,000 रुपए। और ये मैं कोई अपने से बना के नहीं बोल रहा हूं, ये आंकड़े अशोका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं। आप अशोका यूनिवर्सिटी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन फीस सर्च करेंगे, तुरंत वो लिंक खुल के आ जाएगा। तो इन्होंने शिक्षा को बाजार के लिए खोल दिया, तिरंगे को बाजार के लिए खोल दिया। कृषि कानून लेकर के आए थे तो मंडियों को बाजार के लिए खोल दिया था कि अब किसान जो है वो बाजार के हवाले है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। तो बाजार के लिए चीजों को खोलना, इसी का एक अगला कदम है तिरंगे को अपने नियंत्रण से बाहर करके बाजार के लिए खोल देना।